बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। राजनीति में नया बिहार बनाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, सत्ता पर काबिज भी होंगे। नाम है प्रशांत किशोर। जिस बैनर में महात्मा गांधी का फोटो लगा है जी, उसी दिन कहते हैं कि हम शराबबंदी को समाप्त कर देंगे, शराब बिहार में खोल देंगे बेचने के लिए। जी। भाई आप शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। जी। शराब बेचवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। महात्मा गांधी को तो बकस देना चाहिए था। नमामि गंगे का कोई फायदा नहीं हुआ। सारे नाले सारे कूड़े बनारस में गंगा जी में गिरते हैं। जहाँ प्रधानमंत्री जैसा शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हो, वही हाल बक्सर में भी है। सांसद को काम करने के लिए जो मिनिमम सुविधा है वो आप नहीं देते। होनी चाहिए। बीडीओ और दरोगा को भी गाड़ी है, लेकिन देश के सांसद को गाड़ी नहीं है। महीने में 2 बार पटना जाने के लिए मिलता है मुझे, मात्र 2 बार, 3 बार नहीं, 2 बार। हमारे यहाँ तो पटका पटकी हुआ, वहाँ तो बम चले, गोला चले। रात को 12 बजे वो कानून आया था ड्राफ्ट, और सुबह कह रहा था बहस करो। अब बताइए क्या हम बहस करेंगे? पहलवान को मालूम ही नहीं कि अखाड़े पे चढ़ना है कल। ऐसी परिस्थितियों में पहलवानी करना ही होगा सदन के भीतर। कभी बिहार के कृषि मंत्री रहे, अब हैं बक्सर के सांसद। लोकसभा में 100% उपस्थिति है, और पिताजी ने जब टिकट नहीं दिया या नहीं दिलवाया, यानी आरजेडी के वरिष्ठ नेता थे, लालू प्रसाद यादव जी के अत्यंत करीबी लोगों में से थे। इन्होंने कहा हम पात्रता के धारक हैं, हमें टिकट विधानसभा का मिलना चाहिए। जब टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ गए। पिताजी के सामने धर्म था, एक तरफ पुत्र मोह, दूसरी तरफ दल की प्रतिष्ठा, दल का सम्मान, और जो दल का धर्म था, मर्यादा थी। पिताजी ने मोर्चा खोल दिया पुत्र के खिलाफ और चुनाव हरा दिया। वर्तमान में सांसद हैं सुधाकर सिंह जी। आज समय दिया है, बड़े शालीन है, आपके बारे में अच्छी धारणा मुझे मिली है, इसलिए हमारी उत्सुकता हुई कि आज आपके साथ साक्षात्कार करें। आपने व्यस्ततम समय में से समय दिया, इसके लिए आपका आभार। कृषि मंत्री रहते हुए आपने एक बयान दिया था कि हमारा विभाग चोर है और मैं चोरों का मुखिया हूं। आपने अभी कहा था कि हमारे ऊपर भी चोर बैठे हुए हैं। तो ये कितने चोर हैं, और चोरों के उस विभाग का संचालन किया आपने। नीतीश कुमार जी आपके मुख्यमंत्री थे, उनसे भी 2-2 हाथ हुआ, अंत में कुछ बात आई, आपने माफ़ी नहीं मांगा, त्यागपत्र दे दिया। तो यह क्या मामला है? देखिए, वास्तविक रूप से शासन प्रणाली में जी जो सबसे बड़ी जो खामी है जी कि सत्ता परिवर्तन हो जा रहा है आम आदमी के प्रयास से जी, व्यवस्था की खामी ठीक नहीं हो पा रही है जी। यह केवल बिहार नहीं कह सकते हैं, पूरे राष्ट्रीय समस्या आज हो गया। आप ऐसे मुखातिब जी, राष्ट्रीय समस्या हो गया जी। राष्ट्रीय समस्या इस तरह से है, आप कह सकते हैं जी कि सत्ता पक्ष के द्वारा जो ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जी, जिसमें या तो जेल और नहीं तो सत्ता पक्ष के खेमे में, आपके लिए दूसरा रास्ता नहीं बचता। बिहार में भी वही मॉडल है, दिल्ली में भी वही मॉडल है। अभी पार्लियामेंट में कानून आया है, आप देखेंगे कि जो आदमी जेल जाएगा उसको 30 दिन के भीतर या तो बेल करा ले या नहीं तो वो उसका पद से हटा दिए जाएंगे। आप देखेंगे कि ये कानून को छोड़ दें तो अभी बिहार में देख लें, आप 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो विपक्ष में थे तो जेल में थे, अभी वो भाजपा ज्वाइन कर लिए तो सभी लोग को मतलब अक्षत मार दिया तो शुद्ध हो गए। नहीं, हो ही गए। कई लोगों का नाम अगर ना भी लो तो आप देख रहे हैं जिन लोगों पे बहुत हीनियस क्राइम का आरोप था, बलात्कार जैसा, वो आज बेल पर आ गए क्योंकि वो लोग भाजपा में शामिल हो गए। हम नाम न भी लें तो पूरे बिहार की एक जनता जानती है कि मृत्यु आप 302 के सजाफ्ता हैं, आप जेल से बाहर हैं, आ गए या आने वाले हैं कुछ लोग। तो ये सत्ता जो है अपने आप में एक इसके सुधार की आवश्यकता है, और ये सुधार नहीं होगा तो हमने जो कहा था कि भ्रष्टाचार चरम पर है, और उसके जो बैठे ऊपर लोग अगर कहें कि नहीं नहीं हम लोग इसको नहीं जानते या हम इसमें मेरी सहमति नहीं है तो मैं नहीं मानता।
आज कल ही एक छापा हुआ है एक इंजीनियर के घर पे, उसकी पत्नी गेट के सामने खड़ा हो गई कि हमारे घर में कोई नहीं है, आप घुस नहीं सकते। और कानून भी एक प्रोटेक्शन देता है, लॉ देता है कि रात को अंधेरे में आप छापामारी नहीं कर सकते। और रात भर वो नोट को उसका पति कमरे में जलाया, जलाने के बाद भी 39 लाख रुपए पकड़े गए, बाकी कई करोड़ रुपए के नोट को जला दिया। रोज की घटनाएं हैं बिहार में, अगर अखबार में पढ़ लें तो रोज की इस तरह की घटनाएं हैं। तो हमारी बात साबित हुआ कि नहीं कि जो मैंने कहा था कि ये सभी चोर हैं और मैं मंत्री हूं, तो हम चोरों का सरदार हुए। और ऊपर भी मेरे ऊपर भी एक से एक सरदार हैं। अच्छा, तो ये जो सरदार हैं कौन कौन, आपके ऊपर कितने सरदार थे? स्वाभाविक है, बहुत सरदार हैं जो सत्ता चला रहे हैं। मतलब कृषि मंत्री आप थे बिहार शासन में, तो जो हमारे ऊपर बहुत लोग हैं ना। अच्छा, हमारे ऊपर तो केवल मुख्यमंत्री होते हैं और बहुत लोग होते हैं हमारे ऊपर। तो वो लोग तो सुपर सरदार थे वो। तो सुपर सरदार के बिना सहमति कुछ नहीं हो सकता ना। अभी तो प्रधानमंत्री जी इसीलिए सुपर सहमति के लिए कानून लाया है कि आप देश में तभी चोरी कर सकते हैं जब हमारी सहमति हो, और नहीं तो फिर आपको हम जेल में डाल देंगे, आपका इस्तीफा हो जाएगा। अब तो पूरा कानून बनाया जा रहा है इसके लिए, प्रोटेक्शंस के लिए। ये नहीं, स्पीडी ट्रायल की बात नहीं हो रही इस देश में। इसका मतलब उन लोगों ने मान लिया कि हमारे लोग तो जेल जाएंगे नहीं, चाहे जो भी अपराध कर लें। सरकार ही केस करती है। सरकार अगर मिल गई तो केस ही नहीं दर्ज होगा। जब केस नहीं दर्ज होगा तो वो बाहर घूमता रहेगा आदमी। जो विपक्ष में होगा उस पर एक फर्जी केस डाल देना है। बेल इतना आसानी से होता नहीं है। इंडियन पिनल कोड कहता है 60 दिन मिनिमम चार्जशीट, 90 दिन का चार्जशीट, फिर बढ़ाते जाएंगे। अब वो अलग है, लेकिन मिनिमम तो है ना 60 दिन। तो और आप कह रहे हैं कि 30 दिन में बिल लेके आइए, तो बिल तो होगा ही नहीं। तो आप जाएं, आपका पद से हटा दिए जाएंगे और पार्टी टूट जाएगी विपक्ष की। सांसद जी, विचित्र स्थिति थी जब आप चुनाव लड़े और वही पार्टी जो शुद्ध कर रही है छत मार के, उन्हीं से आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा। पिताजी के सामने धर्म संकट था कि वह आरजेडी के बड़े नेता थे। आपको उन्होंने मना किया होगा, टिकट नहीं दिया होगा, फिर पिताजी ने मोर्चा खोल दिया कि चल तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तो क्या पुत्र मोह उस समय हलचल नहीं मचा रहा था कि हमारा बेटा लड़ रहा है, उसी के खिलाफ मैं प्रचार कर रहा हूँ? वो सब कैसी स्थिति थी, थोड़ा सा उसको बताइए। इस विषय को छोटा विषय है, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय ये है, मैंने कहा कि जिस अक्षत मारने वाली पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ रहे थे, मैं भी वही कह रहा हूं कि अक्षत मारने वाली जो पार्टी उस समय कौन थी? उस समय अक्षत मारने वाली पार्टी कांग्रेस थी। आज अक्षत मारने वाली भाजपा है। सत्ता का जिस तरीके से जो केंद्रीकरण कार्यपालिका के भीतर 14 के बाद अक्षत मारना इन लोगों के हाथ में आया। इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन तो जनता कर रही है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये व्यवस्था परिवर्तन को किस तरीके से संस्थागत रूप दिया जाए बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को लगता है कि सरकार ही केवल इसको व्यवस्था को परिवर्तित कर सकती है, ऐसा नहीं। जो हमारा माउंटेस्क्यू का जो सिद्धांत था, जो लोकतंत्र का जो फंडामेंटल है, सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस, ये भारत के भीतर ध्वस्त हो चुका है। कार्यपालिका ही सुप्रीम है आज के दिन में। न्यायपालिका समय समय पर ताकत दिखाती है और फिर झुक जाती है। मैं आरोप नहीं लगाने के लिए कह रहा हूँ, कई फैसले आपको दिखाई देंगे। और विधायिका तो अपने आप में ख़त्म है, कोई फ्लोर पे कोई डिस्कशन नहीं है। व्हिप के जरिए आपके वोटिंग राइट तो छोड़िए, व्हिप के जरिए आपके वॉइस को कंट्रोल किया जा रहा है। भाई राहुल गांधी जी ने आलोचना किया था मोदी जी का और उनकी सदस्यता चली गई। कार्यपालिका उनको गुनाहगार साबित करवा दी कि आप कोई बड़े मुजरिम हो। आलोचना कहीं मुजरिम होता है? आप 2 साल की सजा करके उसको आप संसद से बाहर करा दिया। अब तो नया जो कानून ला रहे हैं, अब 2 साल की सजा की भी जरूरत नहीं है, खाली FIR की जरूरत है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक व्यापक विमर्श के जरिए इसको समाधान ढूंढना होगा। यह कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। एक गंभीर संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हम पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली में जो विचलन है और जो गंदगी है, ये कुछ संविधानेतर सत्ता
जो संवैधानिक नहीं है। संविधानेतर सत्ता अपने हाथ में इसको डोर को नचा रहा है भारत के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था को। भाई साहब, एक किसी थाने का मामला था, रामगढ़ संभवतः, मुझे स्मरण है। उस पर दरोगा ने कहा था कि ऐसे तैसे सांसद विधायक को पॉकेट में लेकर के घूमते हैं। यह किस तरह से, अभी मैं गुप्तेश्वर पांडे जी के साथ बैठा था, इंटरव्यू हमारा कई हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि एमएलए हमसे बड़ा है, एमएलए डीजीपी से बड़ा है प्रोटोकॉल के मामले में। दूसरी बात है कि हम चाय पिला देते हैं एमएलए एमपी को तो खुश हो जाता है, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल है, एमएलए आएगा तो मैं खड़ा होकर के वेलकम करूंगा, खड़ा होकर के छोड़ूंगा। ऐसे में थानाध्यक्ष ऐसे अगर कह रहा है तो क्या मामला था और उस पर कुछ एक्शन हुआ कि नहीं? देखिए, वो एक मामला था जिसमें एक्शन भी हुआ और एक्शन हुआ और वो निलंबित हुआ और उसको ट्रांसफ़र हुआ, दोनों साथ में हुआ। और उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, जैसा लोगों ने बाद में कहा, उसकी जो जांच की गई। तो अब यही मैंने कहा ना कि सारी ताकत जो आप मुख्यमंत्री जब के ऑफिस में होगा तो वो 13 करोड़ लोगों तक उसकी पहुंच नहीं होगी। इसीलिए डेमोक्रेटिक तरीके से जो जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे जो हमारी सरकार में मिनिस्टर होते हैं तो उसका फ्रीडम होता है। जिला स्तर पे भी एक डेमोक्रेटिक बॉडी होना चाहिए, जो है नहीं भारत के भीतर चेक करने के लिए, क्योंकि एमएलए है वो प्रदेश स्तर को देखता है और एमपी देश स्तर को देखता है। जिला स्तर पे इस तरह की कोई बॉडी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है वो थोड़ा सा केवल डेवलपमेंट तक के लिए है, गली नली के लिए, लेकिन उसका हस्तक्षेप जिला प्रशासन पर जीरो है। कई नोटिफिकेशंस के जरिए छोटे छोटी कमेटियां हैं जो 3-3 महीना पे बैठती हैं। ऑब्वियस है कि 3 महीना के बीच में कोई घटना हो गया तो उसकी समीक्षा 3 महीना बाद होगा, तो नहीं हो पाएगा, वो भी दिन भर में कितना होगा। तो एक वो तो पूरे देश स्तर की समस्या है। तो दरोगा था, वो सस्पेंड हुआ, उसका ट्रांसफ़र हुआ और पता नहीं अब उसका क्या है, चूँकि रिटायरमेंट के भी एज में था। और गुप्तेश्वर पांडे जी ने ठीक कहा कि प्रोटोकॉल में एमएलए चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है, शासन के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से ऊपर होता है, वो उसका प्रोटोकॉल है। हम कानून बनाते हैं और इसी कानून के आधार पे कानून ये लोग लागू करते हैं। तो एक संवाद होना चाहिए। विधान बनाते हैं इसलिए, हाँ, तो विधान बना रहे हैं तो हम ऊपर हुए ही, नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी ऊपर हैं। लेकिन समन्वय के लिए जब स्थानीय स्तर पे समस्या आती है तो कोई भी विधायक जिला में जाता है, ब्लॉक में जाता है, प्रदेश में जाता है, तो उसको वो लोगों की जनभावना के अनुरूप जाता है और लोगों को, अधिकारियों को गौर से सुनना चाहिए। जो सुलझाने लायक है उसको सुलझाना चाहिए और जो नहीं सुलझाने लायक है उसका भी स्पष्ट कारण बताना चाहिए। उसको रीजन्ड ऑर्डर कहते हैं हम लोग, कि आप कोई अगर बात को नकार रहे हैं तो लिखें कि क्यों मैं नकार रहा हूँ, ये काम नहीं करूँगा। ये नहीं कि नहीं करूँगा, ये नहीं लिखना है, क्यों नहीं करेंगे ये लिखना है उसमें बकायदा। सांसद जी, आप पहली बार सांसद हैं और आपकी उपस्थिति लगभग 100% है। मैंने ऐसे भी सांसदों का साक्षात्कार लिया है जो इसके बराबर हैं 100%, जैसे राजीव राय जी हैं और ऐसे लोग हैं। तो इस मामले में सदन में वाद विवाद होगा, यह ठीक है, कागज के गोले वोले फेंके जाएंगे, अध्यक्ष के आसन तक पहुंचेंगे और गर्मा गर्मी और लूज टाक या सब कुछ होगा, पैसा भी लेंगे। एक बार मैंने 2G स्पेक्ट्रम के सवाल पर, सदन 45 दिन नहीं चला था, 90 हज़ार इन लोगों ने लिया था, हमने कहा पैसा वापस करिए, झगड़ा करने का पैसा आप नहीं ले सकते। सोमनाथ दादा ने कहा वापस होना चाहिए, उस समय थे वह, लेकिन वापस कराएगा कौन? तो यह इसका पटका पटकी, गाली गलौज, इसका भी पैसा लेंगे, यह इसका संदेश क्या जाता है? माना कि आप उसमें नहीं हो सकते। नहीं, पहले 2 बातें बता दूं। एक तो पटका पटकी का भी पैसा मिलता है इस देश में। आप जब पहलवानी करते हैं, अखाड़े पे चढ़ते हैं तो बोली लगता है बाकायदा, माने लाख रुपए तक की, 2-2 लाख तक की बोली लगती है। पैसा तो पटका पटकी का भी मिलता है इस देश में। क्या सदन में भी पटका पटकी? आप सुन के जाइए, आप लोकतंत्र को मार दीजिएगा जिस दिन पटका पटकी लोकसभा में बंद हो जाएगा। अगर आप लोकतंत्र को सच में मारना चाहते हैं तो ये ठीक है, आपका तरीका जो करे वो सही है। कैपिटल हिल दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है, वाशिंगटन में, जहां अमेरिकी संसद बैठते हैं। हमारे यहाँ तो पटका पटकी हुआ, वहां तो बम चले, गोला चले अमेरिका के भीतर। यही ट्रंप के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। बम फेंके गए, गोलियां चली वहां पर,
लगा कि उस पार्लियामेंट को जमींदोज कर देगा, जो दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतंत्र है, वहाँ पे हुआ। ये आप इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बहुमत की आड़ में आप कोई कानून पास करा लेंगे, यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। बहुमत केवल सरकार बनाने के लिए होती है, जब भी कानून बनाने की होगी वो सर्वानुमति होना चाहिए। अंतिम व्यक्ति तक को संतुष्ट करना ही लोकतंत्र की मूल भावना है। यह परंपरा रहा है। आप कह सकते हैं कि क्लॉज कहाँ है, नहीं है जी। फैसला तो बहुमत से होगा, लेकिन तब अंतिम तक सहमत कराने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन लगेगा कि कोई वित्त का विधेयक है और कल से खर्चे नहीं, भारत सरकार बैठ जाएगी या दुनिया की सरकारें बैठ जाएंगी, तो उसका वीटो पावर जिसको कहते हैं कि बहुमत के आधार पर फैसला करा देना, वो अंतिम अस्त्र है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि कानून ले आएंगे और कल ही पास होना चाहिए, इसके लिए विपक्ष को बेल के बाहर पुलिस लगाकर फेंकना पड़े। इसके लिए लोकतंत्र, इसके लिए पार्लियामेंट नहीं बना था, विमर्श के लिए बना है। आप सुनेंगे क्यों नहीं, आप समय क्यों नहीं देंगे? ये सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए भी। हम क्यों नहीं इस उस पर पार्लियामेंट केवल सरकार के लिए रबर स्टाम्प है कि बजट लाइएगा पास कर दें और जो कानून लाइएगा हम पास कर देंगे, इसके लिए संसद बनी हुई है? नहीं, ये विमर्श के लिए बना जगह है। और आप विमर्श में जब आता कार्यसूची, हम लोग कहते हैं कि बेरोजगारी पे बहस होना चाहिए, तो सरकार कहती है नहीं, कार्यसूची लेके आती है कि नहीं। हम कहते हैं भ्रष्टाचार पे बहस कर लो, तो कार्यसूची में लाते हैं कि नहीं। SIR पे बहस कर लो तो कहते हैं नहीं। तो क्या किस लिए बैठे हैं वहाँ पर हम पार्लियामेंट में? पटका पटकी की भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। और कोई भी दुनिया में, मैं बता रहा हूँ, देश का छोड़िए, जितना कम पैसा मिलता है उस पैसे के लिए तो कोई नहीं जाएगा उस काम के लिए। जितना पैसा मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उतने पैसे के लिए तो कोई नहीं जाएगा काम करने के लिए। वो बहुत विशाल काम है, उसका 10वां हिस्सा भी सरकार रिम्बर्स नहीं करती। भारत के भीतर पार्लियामेंट के मेंबर को एक स्टाफ मिलता है, सिंगल स्टाफ मिलता है। उसे आप चाहें तो दिल्ली में काम कराएं, चाहे बक्सर में काम कराएं, चाहे पटना में काम कराएं। एक आदमी 3 जगह कैसे काम करेगा? उसको हॉस्पिटल भी जाना होता है, उसको रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे भी जाना होता है। संभव है क्या? किसी सांसद के लिए मिनिमम अमेरिकी मॉडल में भी अब 18, जो सबसे कम मिले हैं दुनिया में स्टाफ, वो 6 मिले हैं और हमको मिलता है 1। कोई काम नहीं कर सकते, स्टाफ तक नहीं देते लोग, गाड़ी तक नहीं है हमारे पास। अगर हम अपने पैसे से ना गाड़ी खरीदें तो गाड़ी भी नहीं है सांसद को। एक वीडियो को, एक दरोगा को गाड़ी मिली हुई है, किलोमीटर के हिसाब से नहीं, कुछ नहीं, 16 रुपया कुछ नहीं। महीने में 2 बार पटना जाने के लिए मिलता है मुझे, मात्र 2 बार, 3 बार नहीं, 2 बार। हम पटना जाएंगे और पटना आएंगे। भाई साहब थोड़ा सा रोकेंगे जी। जैसे पहले के समय में जी, आज से जैसे हम 2 दशक पहले आपको ले चलेंगे, तो जब सांसद आते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उस जिले का डीएम उन्हें गाड़ी प्रोवाइड कराता था। वो नियम खत्म हो गया, वो नियम खत्म हो गया। अब किलोमीटर के हिसाब से नहीं, किलोमीटर भी केवल 2 बार, मतलब कि पूरे तरह से देखिए, अगर मेरी जैसे सांसद को तो 200, 200, 400, 800, 2 बार जाने आने का, तो मतलब 800 किलोमीटर। जबकि हम तो ये 3 दिन में 800 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं। कहेंगे साहब हम फ्लाइट का दे ही रहे हैं, साल में इतनी फ्लाइट का, इतने ट्रेन का दे रहे हैं। दुबे जी, अब बात को समझिए, वो क्या कह रहे हैं उससे नहीं लेना देना है। गाजीपुर का सांसद या बक्सर का सांसद, कौन हवाई अड्डा यहाँ है कि हम उतरेंगे यहाँ? हमको तो उतरना ही होगा पटना या बनारस। अब ट्रेनों की बात है। अब बताइए कि ट्रेन से हम बक्सर उतर गए, मेरी कंस्टिट्यूंसी 170 किलोमीटर है, दिन भर में हमको 300 किलोमीटर चलना होता है, तो कौन ट्रेन गाँव में जाती है? ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, हम सक्षम हैं, लेकिन जो व्यवस्था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हम नहीं सांसद थे तो भी मेरे पास गाड़ी थी 3-4, वो कोई फर्क नहीं पड़ता व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन आप एक सांसद को काम करने के लिए जो मिनिमम सुविधा है वो आप नहीं देते। बीडीओ और दरोगा को भी गाड़ी है, लेकिन देश के सांसद को गाड़ी नहीं है। हमारे आपका कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता, क्षेत्र से बाहर चले तो मेरे साथ कोई सुरक्षा कर्मी। हम सांसद देश के हैं। हम जब देश के कानून पे बहस करते हैं, जब देश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते हैं, देश के गुंडों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा कहाँ तक है? केवल बक्सर तक है, इसके अलावा कहीं नहीं है। कैसा कानून है भाई देश? क्या मतलब सुरक्षा कर्मी को आप दिल्ली नहीं ले जा सकते? ना ले जा सकते हैं, ना वहाँ दिया जाता है हम लोग को।
हम जब एक एक माफिया के खिलाफ लिखते हैं, जहाँ हजारों करोड़ रुपए घोटाला रोकते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग भाग्य भरोसे हैं, भगवान भरोसे हैं। दोस्तों, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ हूं जो नेता भी हैं अपने दल के और आरजेडी के, जिनकी पीड़ा हमने सुना और आप तक मैं बगैर कटपीट के परोस रहा हूं कि अगर हमारी सुरक्षा है तो केवल बक्सर में एक गनर हमारे पास रहेगा, जैसे ही हम बाहर जाएंगे दिल्ली वैसे हमारी सुरक्षा नहीं रहेगी। हम स्वयं यहाँ तक कि बिहार के भीतर भी, मतलब अपने कंस्टिट्यूंसी से बाहर है तो हमारी सुरक्षा हटा ली जाती है। भाई साहब, इस पर कोई आवाज नहीं उठाया। हमारे तो एयरपोर्ट बनारस है, हमारा एयरपोर्ट है, हमारा रेलवे स्टेशन मुगलसराय है, वहां तक भी नहीं। इस पर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उठाया? देखिए क्या है कि दाढ़ी वाला बाबा सुन क्यों नहीं रहा है अपनी सुरक्षा, इतनी अवैध सुरक्षा, नई नई गाड़ियां ऐसी, तो सुन क्यों नहीं रहे हैं? पंजाब में एक जगह घेर लिया लोगों ने तो कहा कि हमारी हत्या हो जाती। मतलब आप समझ रहे होंगे इशारा हमारा सीधे प्रधानमंत्री जी की तरफ है। देखिए, कार्यपालिका ने सभी ताकत को हाईजैक कर लिया है। उस पद पर कोई भी हो जो जा रहा है वो यही कर रहा है। एक व्यापक विमर्श के जरिए हल करना होगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए सभी लोगों को मिलकर के चर्चा कर करके हमारी संसदीय प्रणाली को जीवित रखने के लिए जितनी ज़रूरत है उसको मुहैया कराना होगा। यह कोई नहीं तो फिर एक सांसद पार्लियामेंट में 4 लाइन भी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी रिसर्च टीम नहीं है। रात को बताइए कि 12 बजे यही कानून जो अभी लाए भारत सरकार, रात को 12 बजे वो कानून आया था ड्राफ्ट, और सुबह कह रहा था बहस करो। अब बताइए क्या हम बहस करेंगे? पहलवान को मालूम ही नहीं कि अखाड़े पे चढ़ना है कल। ऐसी परिस्थितियों में पहलवानी करना ही होगा सदन के भीतर, ऐसा कहना है सुधाकर सिंह जी का, जो सांसद हैं बक्सर के। कह रहे हैं कि 12 बजे रात को हमें दिया जाएगा और सुबह बहस करना है, तो जाहिर सी बात है कि हम पढ़ेंगे नहीं तो बहस करेंगे कैसे? यह सत्ता इस प्रकार का करती है। सत्ता जो कल विपक्ष में थे वह ऐसे ही हंगामा करते थे, आज सत्ता में है तो वह नहीं चाहेंगे कि सदन ठीक से चले, ऐसा है। वही मैंने कहा कि ये हल्ला गुल्ला है तो 50-75 सालों का मसला है ना, कम और बेस। जब उसे सरकार में जब तुरंत आते हैं लोग तो साल 2 साल थोड़ा सा लोक लिहाज रखते हैं। साल 2 साल रखते हैं लोग? हाँ, लगभग लोक लिहाज रखते हैं लोग। उनको स्मृति जहन में रहता है कि हम लाठी डंडा खा कर आए हैं यहाँ पे सत्ता में, तो हमको भी ध्यान देना चाहिए लोगों का। लेकिन 2 साल के बाद लोगों को लगता है अहमन्यता कि अब ये सत्ता ये अस्थाई है, अब ये कभी ख़त्म नहीं होगी, और वो सारे वैसे खराब काम में लग जाते हैं जिसका विरोध करते हुए आए थे। क्या लग रहा है बिहार का चुनाव और आपकी पार्टी चेंज होगा या फिर से सुशासन बाबू और जो परिस्थितियां हैं, 7 बार प्रधानमंत्री जी अब तक आ चुके हैं एक साल में। 1-2 बात मैं साफ कह दूं जी, बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, किंतु कोई नहीं रोक सकता। बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगा। दूसरी बात, हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि बनती है तो? हाँ, यदि बनती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे जी। अगर हमारे किन्हीं कारणों से हमारा जिस तरीके से बेईमानी करने के लिए SIR लाया गया है, वोटर लिस्ट में धांधली सरकार कर रही है, तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे जी। बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा, यह बिहार में तय है जी। एक नया नाम आया है राजनीति में। कल तक सरकार बनवाते थे लोगों की और बड़ा दिमाग है उनके पास, आप ही की माटी के सपूत हैं, और अब राजनीति में कूद गए हैं। राजनीति में नया बिहार बनाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, सत्ता पर काबिज भी होंगे। नाम है प्रशांत किशोर। उनके नारे को पढ़े हैं जो बिहार में बदलाव के लिए जो 5 सूत्री कार्यक्रम है, उसको पढ़े हैं कभी? 2000 देंगे, उसको ठीक से पढ़ लें। बिहार में जो बाहर हैं उनको भी ले आएंगे, यहाँ प्रतिष्ठापित कराएंगे। सबसे बड़ा है कि शराब की दुकान खोलेंगे। जिस महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर में पार्टी बनती है और जिस बैनर में महात्मा गांधी का फोटो लगा है,
उसी दिन कहते हैं कि हम शराबबंदी को समाप्त कर देंगे, शराब बिहार में खोल देंगे बेचने के लिए। जो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कहा कि मैं तो तानाशाह नहीं हो सकता, लेकिन कभी तानाशाह बनने का अवसर मिला तो पहला काम हम शराब बंद करेंगे। तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था जी, और उनके विचारों की हत्या प्रशांत किशोर ने बिहार में कर दिया जी। भाई आप शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, शराब बेचवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, महात्मा गांधी को तो बकस देना चाहिए था। ऐसे विचारहीन लोग, दिग्भ्रमित, हाँ ये विचारहीनता है जी। ऐसे दिग्भ्रमित लोग ये कहते हो कि हम बिहार में बदलाव ला देंगे, तो कोई होगा उनके पास कोई जड़ी बूटी। तो कह रहे थे कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाए हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार को भी बनाए हैं, जिसका दिमाग नहीं काम करता उसको भी बना सकते हैं। तो अब देखें क्या करेंगे। अब इनका दिमाग के रहने वाले हैं बक्सर के ही। शराबबंदी, उनका यह कहना है कि शराब अगर यहाँ वैसे भी लोग पीते हैं, फर्जी मुकदमे लगते हैं, पुलिस अपने मन का करती है, यूपी से बिहार शराब आता है, यहाँ से गांजा जाता है, तो एक तो आय भी होगी और दूसरे लोग ढंग से पिएंगे। हमने तो उस विषय पर बहस में जाना ही नहीं चाहते। विचारहीनता लोकतंत्र में कहीं रास्ता नहीं आपको दिखाता है जी। आप क्यों बनेंगे ये बात बताना होता है, किस लिए आप पार्टी बना रहे हैं बताना होता है। ये विचारहीनता का चरम उत्कर्ष है। लोकतंत्र क्या बिना विचार का चलेगा? हमने कहा ना कि जो कुछ करना है करें, लेकिन महात्मा गांधी को तो बकस दें। कोई जरूरी है कि 2 अक्टूबर को उनके फोटो के लगा करके और कहें कि हम शराब को स्टार्ट करेंगे? इससे दुनिया में कोई भी हो ही नहीं सकता। महात्मा गांधी, विचारहीनता का आलम यह है कि यदि आप पोस्ट डाल देंगे कि महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे दोनों में से आप किसको पसंद करते हैं, मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है, दिल्ली की कोचिंग में भी हमने जाके पढ़ाया है, ये सब देखा है, बच्चों तक में जो पढ़े लिखे हैं वो अभी कहेंगे, अब कह रहे हैं महात्मा नाथूराम गोडसे अमर रहे। तो यह दिशाहीनता, यह विचारहीनता जिस तरह से आज समाज में पनप रही है, हो सकता है प्रशांत किशोर उसका लाभ उठाना चाहते हो सकता है कि वो आरएसएस और भाजपा के समर्थकों को खुश करना चाहते होंगे। कि आरएसएस और भाजपा के समर्थक ही दारू पर खुश रहेंगे? सवाल ये है कि काम तो उन्हीं के लिए करते रहे ना, करते रहे, और आज दूसरे के लिए क्यों करेंगे? हम तो अपने मूल सवाल से, समाजवाद से और धर्मनिरपेक्षता से मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं मुकरता। दल पार्टी बाद का विषय है, विचारधारा मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है। और जो दल पार्टी इस विचारधारा को नहीं मानेगा तो उससे संघर्ष भी होगा मेरा, क्योंकि लोकतंत्र है ना, बिना राजनीतिक दलों का चलता नहीं, और यहाँ राजनीतिक दल रोज नए बनते हैं, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इन दलों को भी रास्ते पे लाना होगा जी, क्योंकि बिना दलों का लोकतंत्र चलेगा नहीं, ये बहुदलीय लोकतंत्र है। तो इन दलों को कौन सुधारेगा? जनता सुधारेगी। तो विचार को पहले ठीक करिए और विचारधारा के आधार पर लोगों को ठीक करना होगा, यही लोकतंत्र है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोग आके सुधारेंगे इन चीज़ों को। सुधाकर सिंह जी से अंतिम सवाल। बक्सर में घूमते घूमते मैं चला गया था एक मेडिकल कॉलेज, वह चिकित्सालय भी है और मेडिकल कॉलेज भी है, आयुर्वेद का है। लंबे कालखंड से पहले प्राइवेट निजी हाथों में था, बाद में सरकार ने उसे अधिग्रहित किया, अपने हाथों में लिया। वहाँ 60 की सीटें थी। नीट के थ्रू बच्चे, जैसे जो नीट जब से शुरू हुआ आते थे, आयुर्वेद की पढ़ाई करते थे, देश के विभिन्न कोनों से आते थे, एडमिशन कराते थे। आज विदेशों में भी सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ भी सेवाएं दे रहे हैं। भाई साहब, अब 60 की सीट भी खत्म हो गई, वहाँ कोई कुछ नहीं है, सब ढह गया, केवल चिकित्सालय चल रहा है। ऐसे 5 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय पूरे बिहार में है, और पटना में 200 का एडमिशन होता था, यहाँ 60 का, दरभंगा में 60 का, ऐसे ही 3 ध्वस्त हो गए, 2 चल रहे हैं। कुल मिला के यदि देखा जाए तो नीट के आयुर्वेद के बच्चों के लिए बिहार में मात्र 150 से कम सीटें हैं। आपका एक बक्सर में ही है। कभी मैं चाहूँगा अगर नहीं गए हों तो एक बार आप विजिट करिएगा। मैंने देखा, मैंने पूरे चुनाव में उस चुनावी अभियान का हिस्सा था मेरा जी, आयुर्वेद कॉलेज जी, और हमने सरकार में लोगों से बात किया था जी, वो टेक ओवर करना चाहते थे जी, लोग एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जी, लेकिन जब तक वो चल रहा था एक था जी, जब सरकार टेक ओवर करने गई तो 2 मैनेजमेंट गया वहाँ। अच्छा,
कि दो ही कॉलेज है। हाँ। असली मैं हूँ जी, और ये नकली है, ये दोनों कहते हुए किसी को नहीं होने दिया लोगों ने जी। तो ये जो आयुर्वेद कॉलेज के जो लोग हैं, असली और नकली की जो लड़ाई लड़ने वाले, दो गुट बना लिया लोगों ने प्रबंधन का, और ये आज तक वो पेंडिंग हो गया। इसीलिए सरकार ने आज तक इसको टेक ओवर का पूरी प्रक्रिया नहीं किया, ये होगा भी नहीं। यहाँ नए हम आयुर्वेद कॉलेज के लिए मांग कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार से पैसा जो उनका केंद्रीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है सरिता विहार में एम्स जैसा बनाया है लोग, ठीक वैसा ही हम लोग एक संस्थान की मांग कर रहे हैं यहाँ के लिए, बिहार के लिए। बिहार में बक्सर के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार में भी कहीं बने तो हम लोग को कोई बहुत दुराव नहीं है। बिहार को कहीं फ़ायदा हो उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहे थे कि इसको बक्सर में ही बनाया जाए जी। तो ये मान कर चलें कि कहीं ना कहीं ये अवसर आएगा जल्दी कि एक हम लोग आयुर्वेद के लिए मेडिकल कॉलेज अलग से बनाएंगे। और ये जो प्रबंधन है दोनों का निजी क्षेत्र में, इन लोग का आपस का विवाद कोर्ट कचहरी तक चला गया, ये न ठीक होगा न वो सरकार उसको अधिग्रहण कर पाएगी। ये बहुत वास्तविक रूप से बहुत, जब हमने मंत्री के साथ बैठ करके अध्ययन किया तब ये बात समझ में आया। तो ये बढ़ेगा, लेकिन ज़रूरत भी है बिहार को। और एक दो प्राइवेट में भी खोला है लोग कहीं कहीं पर आयुर्वेद वाला, तो बिहार को भी बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट की जरूरत है, गवर्नमेंट करे, सस्ता इलाज। यूपी के लोग भी यहाँ आते थे, बिहार के लोग भी अभी भी इलाज करते हैं। हम लोग तो गवर्नमेंट के ही पक्ष में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी खुलता हो तो स्वागत है, क्योंकि एक बहुत संभावना वाला ये क्षेत्र है। जो मतलब आपकी सरकार बनेगी तभी न कर पाएंगे कि इसमें भी करा लेंगे। मैंने कहा कि इन लोगों से ही बात किए थे वर्तमान सरकार से, तो उन लोगों ने सब जो बताया कि देखिए कोर्ट गए हैं लोग असली नकली में, हम किसको टेक ओवर करें, तो ये पेंडिंग हमने डाल दिया। एक बार फिर से मैं चाहूंगा उन लोगों को बुलवा के, क्योंकि उन लोगों ने कोर्ट वोट की बात नहीं बताया, नहीं बताएंगे, क्योंकि आज जिससे मुलाकात होगी किसी एक गुट से बात हुई होगी। नहीं, हमने उनसे जो प्राचार्य हैं और जो दो गुट है यहाँ, दो प्रबंधन है यहाँ जो कागज जमा कर रखा है पटना में, ये आपस में ही विवाद में कर लिए हैं लोग। देखिए समाधान तो हर कॉलेजों में यही है, जो निजी क्षेत्रों के कॉलेज हैं जिसको सरकार ने टेक ओवर किया था, ये केवल आयुर्वेद कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल जो डिग्री कॉलेजेज हैं बिहार में जो एफिलिएटेड हैं उसमें भी विवाद हुआ। तो ये एक उसका समाधान तो सरकार ने तो कर ही दिया है कि नई कानून के हिसाब से या तो प्राइवेट में खोलेंगे या सरकार खुद खोलेगी, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं। अंतिम सवाल साहब, उपसंहार करते हैं। गंगा के लिए हमने संघर्ष किया उत्तराखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल तक। बक्सर में कितने नाले गिरते हैं और कूड़ा प्रबंधन क्या है? क्या पॉलीथीन जितना कूड़ा उड़ा है सब गंगा में ही किसी न किसी रूप में जाता है या कोई और? अभी तक तो सच है कि जिस तरह से बनारस में नमामि गंगे का कोई फायदा नहीं हुआ, सारे नाले सारे कूड़े बनारस में गंगा जी में गिरते हैं। जहाँ प्रधानमंत्री जैसा शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हो, वही हाल बक्सर में भी है, सारे नाले सारे कूड़े उसी गंगा जी में जा रहे हैं। जो प्रस्तावित जो स्कीम है वो लंबे समय से सरकार कहती है, भारत सरकार, कि हम नमामि गंगे में हम 350 करोड़ रुपया दे रहे हैं सीवरेज प्लांट के लिए, हमको बनाना है ये गार्बेज के लिए जो उसको आज तक 5 एकड़ जिला प्रशासन ने कोई ज़मीन अधिग्रहित नहीं कर पाया जो जहाँ से कूड़ा कचरा डंपिंग यार्ड बन सके। तो पूरा शहर में ही कचरा भी है और पूरा कचरा पानी के जरिए गंगा जी में प्रवाहित हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है इस शहर के लिए। और जो लोकल बॉडी है जो नगर पालिका, उसने भी कोई बहुत कारगर अभी कोई ठोस कदम उठा नहीं पाया, क्योंकि नगर के लिए तो अलग सरकार है, अलग अलग के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो ये इन लोगों ने भी स्थानीय स्तर पे भी कोई व्यवस्थित तरीका आपके स्तर से हम लगातार मांग कर रहे हैं। तो उसमें 300-350 करोड़ रुपया मिला है, जिसका टेंडर भी हो गया है सीवरेज प्लांट लगाने के लिए, तो उसके जरिए कुछ सुधार होगा, लेकिन वो लगता ही है समय से। भाई साहब पत्र व्यवहार करते हैं, लिखते हैं केंद्रीय सरकार को, प्रदेश की गवर्नमेंट को, तो उसका रिप्लाई वगैरह आता है? कुछ का आता है, कुछ का आता है, कुछ राज्य सरकार का तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। भारत सरकार के रिप्लाई आते हैं यदा कदा या फिर आ ही जाता है। देखिए कुछ घुमावदार होता है और कुछ सीधे जवाब होता है। जिसको करना होता है उसका सही जवाब देते हैं, और नहीं तो जिसको नहीं करना होता तो संबंधित विभाग को पत्र आपका अग्रसारित कर दिया गया है
तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये काम नहीं करेंगे। आगे उनसे संपर्क करें। नहीं, मैंने वो करेंगे नहीं, समझ गए। और जिस पत्र में वो कह देते हैं कि हम ये काम करेंगे, यह भी लिख देते हैं कि यह माननीय सांसद महोदय का जो पत्र है यह हमसे संबंधित नहीं है, इतने पर ही एंड हो गया मामला। ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, ऐसा चलिए, आम आदमी के साथ तो यही होता है, आप लोगों के साथ यह होता है कि अग्रसारित हो गया। यह तो बड़ा दुखद है भाई साहब, आप लोगों के साथ यह है तो आम जनता के साथ क्या होगा? मैंने शुरू पहला ही लाइन आपसे कहा था कि भारतीय लोकतंत्र को ठीक करना होगा। यहाँ विधायिका को मार दिया गया है, कार्यपालिका में भी केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में सिमट गया है। एक विमर्श की आवश्यकता है इसको सुधार के लिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस, इसको अगर नहीं हम लोग दुरुस्त किए तो आप उम्मीद करें कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर सिंह जी को, जो बक्सर के सांसद हैं, हमें समय दिया, और आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।